अभी आप नई गाड़ी लेने का सोच रहे हो, नई गाड़ी खरीदने का सोच रहे हो, मत लीजिए, अभी रुक जाइए। मैं समझाता हूँ क्यों। नितिन गडकरी जी को भारत में सबसे बेस्ट पॉलिटिशियन और बेस्ट मिनिस्टर माना जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से इनकी ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी आम आदमी के लिए काफी कॉस्टली साबित हो रही है। 2020 में सरकार BS6 नॉर्म लेकर आई, जो कि ऑलरेडी यूरोपियन स्टैंडर्ड में इक्वल में है। इस बात को 5 साल हो गए, लेकिन कार ब्रांड्स अभी भी अडेप्ट कर ही रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑलरेडी BS7 लाने की तैयारी में है। 2023 में सरकार E20 से रिलेटेड रूल लेकर आई थी, जिस पर उन्होंने कहा था कि 2030 तक पेट्रोल में E20 मिलाना मैंडेटरी हो जाएगा, यानी कि जरूरी हो जाएगा। E20 मतलब इथेनॉल, जो कि पेट्रोल के अंदर मिलाया जाएगा। इससे कार्बन इमिशन कम होता है और इससे सरकार को भी पेट्रोल कम इंपोर्ट करना पड़ता है। 2022-23 में सरकार को इससे ऑलरेडी 24,000 करोड़ का फायदा हो चुका है। अभी जो पेट्रोल मिलता है वो E10 वाला मिलता है, यानी कि 10% यहाँ पर इथेनॉल मिलाया जाता है पेट्रोल में। अब सरकार का कहना है कि इसी साल से E20 की ब्रांडिंग को मैंडेटरी कर दिया जाएगा। इस E20 फ्यूल की वजह से व्हीकल ओनर और कार मैन्युफैक्चरर्स को काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि E20 वाले पेट्रोल से व्हीकल की माइलेज कम होती है, उससे उसका इंजन और पाइप दोनों खराब हो जाते हैं। इसका रीजन ये है कि 2022 से पहले जितने भी व्हीकल भारत में बनते थे वो E10 के लिए कंपेटेबल थी, यानी कि 10% मिथेनॉल के लिए अच्छे थे, यानी कि 10% मिथेनॉल उसको अच्छा रहता था। 2023 में सरकार ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। इसके बाद कार ब्रांड्स इसमें E20 मिथेनॉल को कंपेटेबल करने लगे। अब सरकार कह रही है कि 2030 तक E30 का टारगेट हम अचीव कर लेंगे, यानी कि 2022 में, यानी कि सिर्फ 2 साल पहले आपने पेट्रोल व्हीकल को खरीदा है तो आपको E20 की वजह से सफर करना ही पड़ रहा है। लेकिन जिन्होंने यहाँ पर E20 वाला व्हीकल खरीदा है वो भी यहाँ पर सेफ नहीं है, क्योंकि सरकार ने तो 2030 का टारगेट रखा है। पता नहीं कब इसको प्रीफोन कर दे, लेकिन सरकार ने यहाँ पर एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज को बदल लिया है। लेकिन इतनी तेजी से बदलती हुई पॉलिसी और जो व्हीकल जो कंपनी है उनको जो इतनी तेजी से पॉलिसी बदल दिया, उससे आम आदमी और जो व्हीकल जो कंपनियां है उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ऐसा ही सरकार ने रूल दिल्ली NCR में बनाया कि पेट्रोल से चलने वाला व्हीकल सिर्फ 15 साल ही चला सकते हैं और डीजल व्हीकल को तो सिर्फ 10 साल ही चला सकते हैं, फिर चाहे उस व्हीकल की कंडीशन कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। और इस पॉलिसी की वजह से दिल्ली NCR की सेकेंड हैंड से हाफ से ऊपर की मार्केट खत्म हो चुकी है और नए व्हीकल ओनर भी यहाँ पर कॉन्फिडेंट नहीं है। डीजल व्हीकल ओनर के खिलाफ नितिन गडकरी जी तो खुद कहते हैं इतना डस्ट लगाएंगे कि कोई खरीद ही नहीं पाएगा। BS6 जैसा डीजल का भी हाल ऐसा ही होगा कि बस आप करते रहिए, हम इतना टैक्स बढ़ा देंगे कि आपको बेचना मुश्किल हो जाए। जितना इवेंट्स को पुश करा जा रहा है उतना इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में भी नहीं बना है और आज भी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ईवीज में उतनी रेंज नहीं रहती। और नितिन गडकरी जी हाइड्रोजन कार कॉन्सेप्ट को भी काफी ज्यादा पुश करते हैं और एलोन मस्क तो खुद कह चुके हैं कि ये एक स्टूपिड आइडिया है। इसलिए मुझे लगता है कि भारत की ट्रांसपोर्ट पॉलिसी काफी कॉस्टली और थोड़ी सी स्टूपिड साबित हो रही है। लेकिन आखिर में ऐसा क्यों कह रहा हूं, आइए समझते हैं। सबसे पहले एविएशन नॉर्म्स की बात कर लेते हैं। तो आप सबने यहाँ पर BS4 BS6 का तो नाम सुन लिया होगा। BS का मतलब होता है भारत स्टेट। व्हीकल में जो पॉल्यूशन इमिट होता है उसे चेक करने के लिए सभी देश कोई ना कोई एमिशन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ऐसे ही हमारे भारत में BS यानी कि भारत स्टेट स्टेप को फॉलो किया जाता है। हमारा जो भारत स्टेट है ये यूरो नॉर्म्स के इक्वल समझा जाता है, यानी कि जो यूरोप में यहाँ पर एमिशन फॉलो हो रहे हैं उसी के जैसे ही हमारा भारत स्टेट भी बेस्ड रहता है। 2016 में भारत ने डिसाइड किया कि BS4 से BS5 में जाने की बजाय 2020 में सीधा BS6 पर इंप्लीमेंट किया जाए। BS4 BS5 BS6 ये बेसिकली पॉल्यूमेंट में डिफरेंट रहता है। एक पेट्रोल या फिर डीजल से चलने वाला व्हीकल हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर को एक्टिवेट करता है। BS4 BS5 और BS6 तीनों में अलग अलग मैंडेट सेट होते हैं। BS4 BS5 BS6 में
पर्टिकुलरली यहाँ पर एक मॉडरेट सेट होता है कि किसमें कितना मॉडरेट अलाउड होता है। BS4, BS5, BS6 में स्टेज के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि किसमें कितना मॉड्यूलेट अलाउड है। ये बेसिकली इंजन और बेसिकली फ्यूल और इंजन पर डिपेंड करता है। ठीक है, बेसिकली BS6 का जो डीजल व्हीकल है वो BS4 के डीजल व्हीकल से 82% तक कम पार्टिकुलर मॉडरेट को डिक्टेट करता है। वैसे जो BS6 का जो डीजल व्हीकल है उसमें BS4 के मुकाबले 82% तक कम यहाँ पर पार्टिकुलर मैटर कम करता है। वैसे जो BS6 का जो डीजल व्हीकल है वो BS4 के कंपैरिजन में इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड मिटिगेशन 70% तक कम हो जाती। और अगर हम एनवायरमेंट को देखने जाए कि ये एनवायरमेंट के लिए कैसा रहेगा, तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है एनवायरमेंट के लिए। गवर्नमेंट व्हीकल से होने वाले पोल्यूशन को लगातार कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसकी एक इकोनॉमी कॉस्ट भी होती है। BS स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑयल कंपनी और मैन्युफैक्चर कंपनी को दोनों को ही इसके लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती, जिससे कि अब प्रोडक्शन कॉस्ट लगातार बढ़ती जाती है और इवेंचुअली यहाँ पर कंज्यूमर की जेब से निकाल ली जाती है। जैसे लास्ट टाइम B6 इम्प्लीमेंट हुआ था तब मैन्युफैक्चरर्स ने यहाँ पर अपने प्राइस बढ़ा दिए थे। मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट को पॉल्यूशन के अगेंस्ट स्टेप्स नहीं उठाने चाहिए, बल्कि मेरा पॉइंट ये है कि इतनी तेजी से यहाँ पर अपनी पॉलिसीज चेंज करने से बिजनेसेस और कंज्यूमर्स दोनों ही ज्यादा तौर पर परेशान होते हैं। सरकार कह चुकी है कि जुलाई 2025 से BS7 नॉर्म से इंप्लीमेंट करना होगा, लेकिन कंपनियां अभी भी BS6 पर ट्रांसफॉर्मेंस होने की कोशिश ही कर रही है, क्योंकि ये एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। भारत में टोटल 31 करोड़ से भी ज्यादा व्हीकल्स है, जिसमें से सिर्फ 9 करोड़ ही B6 पर एम्प्लॉयमेंट हो पाए हैं। और यहाँ तक सुनने पर यह भी आ रहा है कि B6 फ्यूल अभी भी सभी पेट्रोल पंप पर नहीं आया है एंड स्टिल B7 लाने की बात करी जा रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि B7 आने के बाद व्हीकल और भी ज्यादा महंगे होते थे। BS7 का इफेक्ट भी डीजल व्हीकल पर काफी ज्यादा पड़ने वाला, और ऐसा मानने में आ रहा है कि BS7 की वजह से काफी ज्यादा पॉपुलर जो कार्स है वो यहाँ पर डिसकंटिन्यू हो सकती है। और BS6 व्हीकल जो कि कुछ ही टाइम पुराने है उसकी भी वैल्यू फटाफट से कम होने लगी। और आपने ये नोट तो जरूर करा होगा कि जो डीजल की जो पहले कार आती थी वो एक एक करके अभी बंद होने लगी है। इवन सरकार तो डीजल व्हीकल पर ही बैन लगाने की बात कर रही है, और खुद नितिन गडकरी ही यहाँ पर इस मुद्दे पर खुलेआम बात करते हुए दिख रहे हैं। BS6 जैसा डीजल का भी हाल ऐसा ही होगा कि बस आप करते रहिए, हम इतना टैक्स बढ़ा देंगे कि आपको बेचना मुश्किल। यानी कि अब क्या होगा पता है, अब जो लोग डीजल कार खरीदना चाहते हैं या फिर जो डीजल कार ऑन करते हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। इस तरीके से सडनली यहाँ पर उनकी पॉलिसी चेंजेस से जो ऑटो इंडस्ट्री है उसमें भी काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। और जो कंज्यूमर होता है उसके मन में भी एक डर क्रिएट हो जाता है कि आज मैंने पता नहीं कोई कार खरीदी, कल पता नहीं क्या उसके खिलाफ यहाँ पर रूल निकल जाए और लाखों का नुकसान बैठे बिठाई हो जाएगा। जैसे दिल्ली NCR में पॉल्यूशन को देखते हुए सरकार एक रूल लेकर आई जिसमें पेट्रोल व्हीकल को 15 साल तक यूज किया जा सकता है और यहाँ पर डीजल व्हीकल का तो सिर्फ 10 साल तक यूज करा जा सकता है। कुछ लोग ऐसे होते जरूर है कि जिनका व्हीकल बहुत ज्यादा चल चुका होता है, जो बहुत ज्यादा ड्राइव करते हैं, जो कि 10-15 साल में अपनी जो कार की जो वैल्यू है वो निकाल ले। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ज्यादा ड्राइविंग नहीं करते, अपने व्हीकल को अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखना चाहते, अपने व्हीकल को लंबे टाइम तक ओन करना चाहते, नहीं बेचना चाहते। और उनके लिए ये रूल बहुत नुकसानदायक होगा, क्योंकि उनके पास अब इसको बेचने के अलावा कोई और ऑप्शन बचेगा ही नहीं, क्योंकि सरकार ने तो इसको NCR में बैन कर दिया है। ये NCR के बारे में कि दिल्ली के पहाड़ ये चला सकते हैं, यानी कि दिल्ली की गाड़ी NCR में सरकार के मुताबिक बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती है। वो दिल्ली के बाहर यानी कि जयपुर वगैरह बाकी के शहरों में आराम से खुलेआम घूम सकती है। देखिए पॉल्यूशन की प्रॉब्लम तो हर जगह होती है। देखिए रूल लगाना है तो सभी जगह पे लगाइए, या तो कुछ कहीं भी मत लगाइए। देखिए अब सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा है। अगर आपकी कार की 10 या 15 साल की एज हो चुकी है तो उसको एक इंस्पेक्शन करवा लीजिए। अगर उसकी जो कंडीशन है वो अच्छी निकलती है तो उसको री-रजिस्टर करवा लो। और हाँ, काफी सारे ऐसे स्टेट है उसमें ये रूल है लेकिन फॉलो वो तो होता नहीं है, और मोस्टली यहाँ पर सभी कार्स को क्रैप करना पड़ता है।
और पुराने व्हीकल्स को देखकर काफी सारे पुलिस वाले भी बड़ी दिक्कत पैदा करते हैं। अगर दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ता है और क्रैप वाले रूल यहाँ पर लगते हैं, लेके अब निकल जाओ, सरकार आपको 20,000 का चालान ठोक दी। और ये रूल भी ऐसे इंक्रीमेंट होता है, एक रात पहले नोटिफिकेशन आता है, मान लीजिए सुबह सुबह आपने बिना चेक किए अपनी वही कार लेके आप निकल दिए, तुरंत आपको पुलिस वाले ने रोक कर 20,000 का चालान बना दिया। अगर अब आपका विकल्प आप बेचना भी चाहो, और अगर आप आपका विकल्प बेचना भी चाहो, तो ये रूल पूरे एनसीआर में है, तो आप पूरे एनसीआर में तो आप ये कार विकल्प बेच ही नहीं पाओगे। यानी कि आपने सेकेंड हैंड मार्केट को दिल्ली में पूरी तरीके से खत्म ही कर दिया। विंटेज कार भी दिल्ली में बहुत टाइम तक अलाउड ही नहीं थी, और यहाँ पर कुछ टाइम पहले इस ऐसे विकल्प को दिल्ली में अलाउ किया गया। लेकिन जो नॉर्मल कार्स है उनको आपको मजबूरन किसी और स्टेट में बेचना पड़ेगा, या तो फिर आपको स्क्रैप में देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप नॉर्मल कार को बेचना चाहे तो आप एनसीआर में तो बेच नहीं पाओगे, और अगर वही नॉर्मल कार की बात करें तो आपको 10-15 साल के बाद किसी और स्टेट में मजबूरन उसको बेचना पड़ेगा, या तो फिर स्क्रैप में देना पड़ेगा। भारत में ये स्क्रैप पॉलिसी को लेकर बहुत सारे लोग गुस्सा है, और इसमें जो इंसेंटिव दिए जाते हैं वो काफी कम होता है, और इसकी पॉलिसी के बारे में भी तो अभी भी पूरी तरीके से लोगों को पता नहीं है। पॉल्यूशन को कम करने के लिए सरकार E20 पेट्रोल पर काफी ज्यादा छूट दे रही है, यानी कि पेट्रोल में 20% की इथेनॉल की एंथिंग पर। और आजकल आपने नोटिस किया होगा कि सारे विकल्प पर E20 का स्टिकर लगा के देते हैं। E20 के ऊपर यहाँ पर काफी ज्यादा अराउंड डिबेट भी चलती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गडकरी जी इथेनॉल पर इतना जोर इसलिए देते हैं क्योंकि वे खुद शुगर बनाते हैं और उनकी फैमिली खुद इस बिजनेस में काफी ज्यादा एंगेज रहे, जबकि नितिन गडकरी जी की आर्गुमेंट ये है कि इथेनॉल की ब्लेंडिंग से पोल्यूशन को काफी हद तक कम किया जा सकता है। और भारत में गन्ने की खेती काफी ज्यादा होती है, और इससे जो इथेनॉल बनता है इससे फार्मर्स में बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि इथेनॉल ऑयल को बेस्ट ऑयल कहा जाता है। E20 टू व्हीलर्स में कार्बन एमिशंस को 50% तक कम कर देता है, और 4 व्हीलर में 30% तक कम कर देता है। लेकिन जो गडकरी जी है वो ये कह रहे हैं कि इसे गन्ने से प्रेफर किया जा रहा है, जो कि एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, यानी कि 1 लीटर इथेनॉल को बनाने के लिए 2500 लीटर पानी लगाना पड़ता है। हमारे शहरों में पानी की बहुत ज्यादा कमी है। ग्राउंड लेवल पर देखे तो शहरों में, गाँव में पानी कम होता जा रहा है, और अंडरग्राउंड भी पानी कम होता जा रहा है। और इस पर से सिर्फ अब एक ही सवाल पैदा होता है कि अब ये कितना ज्यादा फ्यूचर प्रूफ है, यही एक सवाल या फिर निशान पैदा करता है। और इससे भी ज्यादा मेजर इश्यू ये है कि E20 फ्यूल से व्हीकल में काफी ज्यादा माइलेज पर असर पड़ता है, और कुछ लोगों ने अब नोटिस किया कि E20 फ्यूल की वजह से उनकी जो व्हीकल की जो एवरेज है वो अब 20% तक कम हो जाती है, और उससे उनको ज्यादा इथेनॉल भरवाना पड़ता है, यानी कि जो पेट्रोल होता है वो भरवाना पड़ता है। तो क्या इससे एनवायरनमेंट को फायदा होगा या नुकसान, ये आप खुद सोच सकते हो। और दूसरा, जो व्हीकल E20 और V6 यहाँ पर इन्वर्टेबल नहीं है, यानी कि सपोर्ट नहीं करता है, और उसकी वजह से उनके व्हीकल में फ्यूल पार्ट्स और भी ज्यादा जो अंदर पार्ट्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम आ रही। खुद ही हमारे ऑटो ब्रांड्स कह रहे हैं कि अगर आपने पुराने व्हीकल्स में E20 का यूज किया तो उनके फ्यूल पाइप में जंग तक लग सकता है। E20 फ्यूल वाले जो व्हीकल होते हैं वो काफी ज्यादा महंगे भी होते हैं, और लोगों का ये कहना है कि अगर आप पेट्रोल में 20% तक यहाँ पर इथेनॉल को मिल रहा है तो इसका प्राइस तो फिर आपको कम करना चाहिए। फिर यानी कि यहाँ पर बात तो यहाँ पर यही खड़ी हो जाती है कि E10 जितना जो पेट्रोल है जो उसका प्राइस है उतना ही E20 का पेट्रोल का प्राइस है, यानी कि लोगों को एनवायरनमेंट के सिवाय यहाँ पर लोगों को कोई और फायदा नजर नहीं आ रहा है। और यहाँ पर सरकार कह रही है कि 2030 तक यहाँ पर E30 का भी यहाँ पर टारगेट अचीव करना है, यानी कि आने वाले टाइम में व्हीकल की प्राइस जो है वो बढ़ने वाली, और जो E20 वाले जो व्हीकल्स है वो यहाँ पर यानी कि जो E20 वाले जो व्हीकल्स है वो सडनली पुराने व्हीकल्स बन जाएंगे। यानी कि जो मेरा कहने का मतलब है वो ये है कि जो उनकी जो रीसेल वैल्यू है, जो आपको रीसेल करके जो प्राइस मिलता है उसमें भी आपको काफी ज्यादा मार देखने को आपको मिलेगी, यानी कि आपको काफी ज्यादा लॉस देखने को मिल सकता है अपने E20 वाले व्हीकल में। भारत में मारुति ब्रांड की वैल्यू, अभी भारत में मारुति के व्हीकल्स बहुत ज्यादा चलते हैं क्योंकि इनकी रीसेल वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आपने उसको भी एक बार में खत्म करके रख दिया है। और भारत में अभी
इस टाइम पर फ्यूचर प्रूफ और प्रॉमिसिंग ईवी व्हीकल्स ही नजर आ रहे हैं, लेकिन ईवीज का भी डिबेट भी काफी ज्यादा पोलराइजिंग है। सरकार भी इसको काफी ज्यादा पुश कर रही है। नितिन गडकरी और पीयूष गोयल तो यहाँ पर पर्सनली यहाँ पर जो महिंद्रा की जो ईवीज थी उसको वे तो पर्सनली डेमोन्स्ट्रेट किया था, खुद पर्सनली पार्लियामेंट में ले जाकर। कहा तो ये जा रहा है कि जब भारत सरकार बाहर से आने वाली ईवीज पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है उसको कम करने का प्लान कर रही थी, तब यहाँ पर टाटा ने यहाँ पर इंडिया में लॉबिस किया रहा था कि टेस्ला यहाँ पर इंडिया में अच्छे से एंटर ना कर पाए। यानी कि इंडियन गवर्नमेंट हमारे भारत में जो बनने वाली कार है, जो खुद हमारी इंडियन कंपनी है जो कार बनाती है, उसको काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है। वहां पर सभी कार्स पर आपको 28% तक आपको जीएसटी देना होता है, वहां पर सिर्फ ईवी पर ही आपको 5% जीएसटी देना होता है और कॉम्पनसेशन तो यहाँ पर आपको 0 लगता है। लग्जरी ईवी जो की करोड़ों में आती है उस पर भी आपको सिर्फ 5% जीएसटी देना होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक कार पेट्रोल कार से अभी भी काफी ज्यादा महंगी है। भारत की सबसे सस्ती ईवी कार भी आपको 8 लाख रुपए में मिलती है। लेकिन लोग यहाँ पर ईवी कार इसलिए ले लेते हैं क्योंकि जब वो लोग यहाँ पर रन करते हैं तब उनको पर किलोमीटर जो कॉस्ट पड़ती है ईवी कार में वो पेट्रोल से काफी ज्यादा सस्ती होती है, तो उनके पैसे बच जाते। लेकिन अगर आप इसकी ओवरऑल इकोनॉमी देखो ये काफी ज्यादा अलग है। देखो मेरे ओपिनियन की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से ईवी कार अभी भी भारत में उतनी ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है और उसकी बहुत ज्यादा कारण है। जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ईवी आज भी यहाँ पर रिवाइबल नहीं, क्योंकि इनकी रेंज भी बहुत ज्यादा नहीं होती और इनके चार्जिंग स्टेशन आज भी भारत में बहुत कम जगह ही लगे हुए हैं। और मोस्टली ऐसे लोग ही खरीदते हैं जो लोग घर से ऑफिस और ऑफिस से घर अप डाउन करते हैं, वैसे लोग ही यहाँ पर ईवीज को खरीदते हैं। देखिए इसका अगला कारण ये कि ईवीज को अगर आपको चार्ज करना है कार को तो आपको घर में एक स्पेस चाहिए होती है, लेकिन इंडिया में मोस्टली सभी लोग घर के बाहर ही अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं। घर में इतना स्पेस होता ही नहीं है कि वो लोग चार्जिंग कर सके। चार्जिंग की तो छोड़ो पार्किंग भी नहीं कर सकते। और जो लोग पक्के गलियों में रहते वो लोग अपनी पेट्रोल सीएनजी और डीजल पर चलने वाली कार को बहुत दूर जाके पार्क करके आते हैं। और ईवीज में तो ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं हो पाएगा। चार्ज कहां पर करोगे? और चार्ज को लेकर एक और बात है जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। दूसरी बात यह है जो प्रैक्टिकल नहीं है वो ये है कि आप यहाँ पर चार्ज पे लगाई अपनी गाड़ी तो उसमें अच्छी खासी आपकी बिजली यूज होती है और यहाँ पर भारत में बिजली बहुत ज्यादा दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है। देखिए यहाँ पर जो और कारण है, पहला ये कारण कि आपको इस पे बहुत ज्यादा बिजली खर्च करनी पड़ेगी तो आपको बिल बढ़ जाएगा, या तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको अलग से यहाँ पर एक मीटर लगवाना पड़ेगा। यहाँ पर आपका एक और प्रॉब्लम ये निकल के आता है कि चलो आपने मीटर तो अलग लगवा दिया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम अलग से ये आती है कि इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है चार्जिंग होने में। और एक और प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी है, आपको चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलते इतनी ज्यादा, और अगर मान लीजिए एक दो मिल भी गए तो वो ऐसे होते हैं जो कि वर्किंग कंडीशन में नहीं होते। और ऊपर से अलग अलग चार्जिंग स्टेशन में जाकर आपको क्या करना पड़ता है पता है? आपको उनकी ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है, उसमें जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और उसके बाद वेरीफाइड होने के बाद तब जाके आप अपना ईवीज को चार्ज कर सकते हैं। अभी इलेक्ट्रिक स्कूटर कार के मामले में ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं क्योंकि इस स्कूटर्स में ऐसे चमचमले नहीं होते। और एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि ये एक कार नहीं है, ये चलता फिरता इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। मान लीजिए रास्ते में जाते जाते कभी कहीं पे खराब हो गया तब तो भाई बात छोड़ो, आपको साइड में लगाकर कोई मैकेनिक भी आके इसको ठीक नहीं कर पाएगा। और ईवीएस कार को आज भी लोग सेकेंडरी कार में प्रेफर करते हैं। और ईवीएस के फेवर में बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई कितनी भी दिक्कतें उठाओ, ये एनवायरमेंट के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। अभी बता दो भाई, अभी बता दो। लेकिन अगर आप यहाँ पर डेटा देखने को बैठोगे तो आपको इस मामला उल्टा पड़ता हुआ नजर आएगा। इमिशन डायरेक्टली तो 0 एमिशन होता है, लेकिन ओवरऑल डायरेक्ट फुटप्रिंट 0 नहीं होता है। देखिए अब बातें पर आती है कि इमेज चलती है बैटरी से। बैटरी की जो माइनिंग होती है उसमें सबसे ज्यादा एनवायरमेंट को ही नुकसान होता है। चाहे लेवल भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, अगर चाहे तो आप इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं या फिर बाद में के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन बैटरीज का मेजर कंपोनेंट होता है लिथियम, जो कि 100% अवेलेबल है, जो कि फ्यूचर में भी इससे कार्स को चलाया जा सके। जो मुश्किल में लिथियम अवेलेबल है वो साउथ अमेरिका की इस सेफ से आता है। और बैटरी मटेरियल में चाइना ऑलरेडी इसको डोमिनेट कर चुका है। और यानी कि जितना हम ईवी पर डिपेंड होते जाएंगे और इतने ही हम चाइना पर इनडायरेक्टली डिपेंड होते जाएंगे। अभी आप बैटरी को चार्ज यहाँ पर बिजली से करते हो और बिजली आज भी भारत में यहाँ पर
प्लांट से बनती है। तो अब जिस बात को यहाँ पर एनवायरमेंट फ्रेंडली बता रहे हो, और अब सोच लेना कि वहां पर कितना ज्यादा पोल्यूशन रहता है, वो एक बार आप सोच लेना। यानी कि जब नितिन गडकरी जी ये कहते हैं तब उतना ज्यादा ये सेंस नहीं बनता है। You like to see India rid of diesel and petrol cars altogether? 100%. जिस बैटरी को इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करे वो बिजली भी यहाँ पर कोल से बनती है। तो आप एनवायरमेंट को कैसे बचा रहे हो? गवर्नमेंट की एक एडवाइस ये भी है कि हमारे पब्लिक जो व्हीकल्स है उन पर इनकी नजर नहीं जाती, जो हमारे पर्सनल व्हीकल्स है उन पर ही इनकी नजर जाती है। 2-4 मेट्रो सिटी को छोड़ दो जहां पर इलेक्ट्रिसिटी बस आ चुकी है, उसके अलावा सभी जगह पर यहाँ सालों पुरानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही चल रहा है। सो 2-4 मेट्रो सिटी के अलावा जहां पर ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है सालों पुरानी, वो कितना ज्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप इनका यही होना चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करना। साल 2018 में ही शेंजन चाइना की सिटी थी जो कि वर्ल्ड की पहली सिटी बन चुकी थी जहां की सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें इलेक्ट्रिक हो चुकी थी। चाइना ने लगभग सभी सिटी में सभी बसें यहाँ पर इलेक्ट्रिफाई कर दी है। वर्ल्ड की 95% ई बसें चाइना में ही चलती है। तो आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि वो लोग कहां तक पहुंच चुके हैं। तो आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि वो लोग कहां तक पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट उतनी ज्यादा इन सब चीजों में एक्टिव नहीं है। जितना प्रेशर हमारे पर्सनल व्हीकल पर लगाया जा रहा है इलेक्ट्रिफाई करने में, उतना ही प्रेशर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और जो हैवी व्हीकल्स है उन पर लगाया जाए तो काफी अच्छा हो सकता है एनवायरमेंट के लिए। लास्ट में आपको ये भी देखना होगा कि नितिन गडकरी जी यहाँ पर हाइड्रोजन कार में भी काफी ज्यादा बात करते हैं। इनफैक्ट इनके पास खुद पर्सनली हाइड्रोजन कार है जो कि वो खुद कई बार पर्सनली उस पर इंटरव्यू दे चुके हैं। अगर मेरे ओपिनियन की बात करें तो ये चीज ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, वरना दुनिया की बड़ी बड़ी ऑटो कंपनियां ये जो हाइड्रोजन कार्स है उस पर ही फोकस करती है। और कोई ये ऐसी बात भी नहीं है कि ये नई टेक्नोलॉजी है। हाइड्रोजन पर चलने वाले पहली कार 1966 में ही आ चुकी थी और आज भी मार्केट में 2-4 कार ही हाइड्रोजन पर चलने वाली आती है। और नितिन गडकरी जी खुद यहाँ पर टोयोटा की नितिन गडकरी जी खुद टोयोटा की मिरारी चला रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा मार्केट में नहीं बिक पाई है क्योंकि भारत में हाइड्रोजन का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। खुद नितिन गडकरी जी की कार के लिए फरीदाबाद के प्लांट से हाइड्रोजन मंगवाना पड़ता है, कैलिफोर्निया, जहां पर सबसे ज्यादा जो हाइड्रोजन का जो फ्यूल स्टेशन है वो है, लेकिन वहां पर भी ये कार्स उतनी ज्यादा नहीं चल क्योंकि ये इतना ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन पेट्रोल से भी काफी ज्यादा महंगा है और एक हाइड्रोजन का फ्यूल स्टेशन खड़ा करना भी काफी ज्यादा कॉस्टली है। इसकी वजह से इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल भी सेंस वाला नहीं बनता। और ये ऐसा नहीं कि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इसको स्टोर करने में, लाने ले जाने में काफी ज्यादा खर्च होता है और इससे एनवायरमेंट को काफी ज्यादा नुकसान भी होता है। और जब तक ये डालने वाला बनेगा तब तक इसका फुटप्रिंट काफी ज्यादा बड़ा बन चुका होगा। लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा कि मैं एंटी ईवी या एंटी एनवायरमेंट आदमी नहीं हूँ। मुझे तो खुद गडकरी जी काफी ज्यादा विजनरी बातें करने वाले आदमी लगते हैं। वो खुद 2004 से बायोफ्यूल और वगैरह वगैरह चीजों में काफी ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन पॉलिसी मेकिंग में इंडस्ट्री और कंज्यूमर्स को साथ में लेकर चले तो ये ट्रांजेक्शन काफी ज्यादा इजी बन जाएगी। क्योंकि जब तक यहाँ पर जब पॉलिसी लोगों के दिमाग में नहीं बैठेगी, यानी कि प्रैक्टिकल नहीं होगी, यानी कि जब तक लोगों के दिमाग में कोई भी चीज नहीं बैठेगी तब तक यहाँ पर कोई भी चीज सक्सेस नहीं हो पाती है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है तो आप यहाँ पर क्लिक करके ये वाली वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर अदालत सीरियल को बंद क्यों कर दिया गया तो आप ये वाले वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।